शायद ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस सेमेस्टर की तुम लोगों के लिए, या फिर बोल लो कि तुम लोग मुझे आखिरी बार देख रहे होगे इस चैनल पे, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे खुद के प्लेसमेंट्स भी चल रहे हैं एंड आई एम बिजी इन दैट स्टफ। एग्जाम्स के बाद मैं खुद वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ, खुद ही बिजी रहता हूँ। तो पिछले बार भी सेमेस्टर्स के बाद मैंने 3-4 महीने कुछ अपलोड नहीं किया था एंड आई डोंट नो मैं एग्जाम्स के बाद वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस बार तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को करना ही इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो देखते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे BCE बेसिक सिविल बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग RGPV एग्जाम 2026। एंड एज वी नो BCE इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट ऑफ RGPV फर्स्ट ईयर, तो उसमें इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड मैंने पहले बहुत ही अच्छी वीडियोस लाइक 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉडल पेपर एंड वन शॉट, काफ़ी अच्छे अच्छे वन शॉट, एक नहीं 4-5 वन शॉट ऑन BCE पहले से बना रखा है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, प्लस काफ़ी इजी है तो इसको समझाना बहुत इजी रहता है। तो इस पे और सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो पुरानी वीडियोस है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस है, प्लस काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो उसी को लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, एक एक करके सीक्वेंस में लगा दूंगा। चलो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में तुमको मिलने क्या वाला है, ठीक है। सबसे पहले तुमको मिलेगा सैम्पल पेपर, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BCE RGPV, एंड वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मिलेगा एक वन शॉट, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड RGPV में कैसे लिखना है, यहाँ से उठा के वहाँ छाप दोगे, कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा वन शॉट आएगा, जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो वन शॉट ऐसा होगा कि वो तुमसे जो सुपर सीनियर है उनको मैंने पढ़ाया था, एंड वो वन शॉट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो सबसे बड़ी वन शॉट है BCE की। तो अगर हाफ वीडियो तक लाइक 30-40 मिनट वीडियो तुम देखोगे, उसके बीच में तुमको अगर कंप्लीट समझ में आ गया BCE, तुमको लग रहा है कि तुम 100% पास हो सकते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको आधी वीडियो देखने के बाद तुमको फिर भी समझ में नहीं आया कि BCE क्या हो रहा है एंड वीडियो में क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तब आधी वीडियो के बाद जो दूसरा वन शॉट आएगा ना, तब टोटल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे टॉपिक्स रिपीट किए हैं मैंने, ठीक है। सबसे पहले सैंपल पेपर देख लो, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओनली 12 घंटे बचे हैं फॉर BCE RGPV बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर बोल ले 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे में सब कुछ कवर हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ओनली थ्योरी पार्ट से बस रिमेंबर करना है, पढ़ना है और याद करना है, समझना है और कुछ नहीं। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बनाने वाली चीज़ें नहीं है, तो बस पढ़ लो, थोड़े बहुत डायग्राम्स समझ लो। डायग्राम्स वैसे नहीं जैसे ED में थे, बहुत इजी डायग्राम्स खुद से बनाने वाले, बस स्ट्रक्चर्स बनाने और कुछ नहीं। थ्योरी है पूरा पूरा, एंड उसको आराम से निकाल सकते हो। BCE RGPV बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसके सारे डेफिनेशंस एंड ऑल सब कुछ मैंने एक लास्ट वीडियो वन शॉट में बताया था, बट उसमें डेफिनेटली मैं पूरा नहीं बता पाया था। BCE RGPV सिविल में उन्होंने कैसे क्वेश्चंस डाले थे वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कितना भी कुछ करेंगे ना, जितना बता रहा हूँ ना उतना तो देंगे ही देंगे। इसके बाहर से कुछ भी देना पॉसिबल ही नहीं है, तो डोंट वरी। ये हो गया सैम्पल पेपर 1, एंड ऐसा एक और सैम्पल पेपर दिखाऊंगा, सैम्पल पेपर 2। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, बट इन सब के आंसर्स, डीप आंसर्स एकदम फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ एंड ऑल, सब कुछ इसी वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। इसको तुम यहाँ से कॉपी मार के वहां से पेस्ट मार सकते हो एग्जाम्स में, एंड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। यहाँ से इसको बस पढ़ लोगे ना पूरा एक बार, तो तुमको समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद सारे क्वेश्चंस के हिंदी एग्जाम्पल्स भी लिख दूंगा, जिनको एक बार पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा ये है क्या, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं सैम्पल पेपर 1, क्वेश्चन 1 का ये देख लो, डिफाइन एल्गोरिदम एंड रियल लाइफ यूज। बेसिकली एल्गोरिदम होता क्या है, एक आध क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, उसके बाद सारे फटाफट दिखा दूंगा, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मीन्स किसी भी काम को करने का प्रोसेस, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लाइट्स को सेट करूँगा, फिर कैमरा सेट करूँगा, फिर स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर बोलूँगा। ये एक 4 एल्गोरिदम के थ्रू गया। चाय बनाते हो ना तुम, तो चाय कैसे बनाते हो? चाय बनाने में कुछ प्रोसेस होता है, चाय पत्ती लगती है, चीनी लगती है, अदरक लगता है एंड ऑल, जो चीज़ें वो लगती हैं, आई डोंट नो। अब चाय लवर्स मेरे को हेट मत करने लगना यार, नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ, क्या कर सकते हैं। तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, जैसे तुम कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाने के सबसे पहले उठोगे, फिर ड्रेस पहनोगे, नहाओगे नहीं, आई नो डेट, तो ड्रेस पहनोगे एंड डायरेक्टली कॉलेज चले जाओगे, तो एक प्रॉपर एल्गोरिदम होता है ना, वैसे ही वो जो प्रोसेस होता है ना स्टेप बाय स्टेप, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ये देख लो, क्वेश्चन 1 का भी है बेसिक फीचर्स ऑफ C++। बेसिकली C++ का बेसिक फीचर क्या होता है, वो होता क्या है C++, इसका आंसर दिखा दूंगा मैं। उसके बाद एक्सप्लेन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टोकन्स, मतलब C++ के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बस
वेरिएबल्स मैंने शायद लास्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने एक बना रखी है वन शॉट बीसी के ऊपर, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे वेरिएबल्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें मेरे को याद है। वेरिएबल्स होता है लाइक एक बकेट की तरह बोल सकते हैं, एक बाल्टी होता है ना, जैसे एक बकेट की तरह बोल सकते हैं कि एक बाल्टी के अंदर हम कपड़े डाल देंगे तो बाल्टी के अंदर कपड़ा डल गया, ठीक है। तो वैसे ही वेरिएबल्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसका इजीएस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूँ नेम और इक्वल टू फारूक, तो नेम इक्वल टू फारूक, तो नेम एक वेरिएबल हो गया एंड इसके अंदर डेटा कौन सा है, फारूक। इसके अंदर डेटा कुछ भी चेंज हो सकता है, लाइक फारूक की जगह पे रेहान हो सकता है, सुहेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेम कुछ भी हो सकता है, बट जो वेरिएबल है वो तो सेम रहेगा ना। वेरिएबल के अंदर डेटा चेंज हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो डेटा तो रॉ होता है, लेकिन जो जिस चीज के अंदर स्टोर होता है ना, ये फारूक किसके अंदर स्टोर है, ये डेटा नेम के अंदर स्टोर है, ठीक है। एज, तो एज अगर 20 डाल दूं अगर मैं, तो एज एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर डेटा है 20, समझ रहे हो। तो ऐसे बोलते हैं, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो मार्क होता है उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सबका एक्सप्लेनेशन मैं दिखा दूंगा अभी। उसके बाद टू का ये देख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद टू का भी देख लो, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमरिज्म इन ओओपी, ओओपी के अंदर एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमरिज्म क्या होता है। उसके बाद इसके कुछ कोड एग्जांपल्स जो कि मैं अभी दिखा दूंगा या फिर ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 का ये देख लो, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स। अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। कोड एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे या फिर चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। बट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को लाइक लास्ट मैंने 2 दिन से चेक किया, बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड ये है कि भैया कोड जल्दी से भेज दो, कोड भेज दो। बीसीई मीन्स थ्योरी चीज़ें बहुत है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसमें थ्योरी में बेसिक थ्योरी बहुत है, कोड उतना नहीं पूछता है, तो कोड के पीछे भाग के थ्योरी वेस्ट मत करो। ईडी का पेपर हुआ अभी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने को ये बोला भैया हम पूरा ड्राइंग पढ़ के गए थे, लाइक स्केल्स पूरा पढ़ के गए थे, प्रोजेक्शन का, सॉलिड का, एंड बहुत सारे ड्राइंग्स पढ़ के गए थे, लेकिन थ्योरी पढ़ के नहीं गए थे, थ्योरी लिख भी नहीं पाए, क्योंकि पहले ड्राइंग बनाने में उलझ गए, 2.5 घंटे निकल गए, थ्योरी नहीं लिख पाए। क्यों यार, मैंने बोला था ना, थ्योरी आता है, एटलीस्ट जो इजी चीज है उसको नहीं करना, तुम लोग को टफ के पीछे भागना है, जो इजी बता रहा हूँ उसको करो ना पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ाई नहीं, जो कि थ्योरी इतना अच्छा खासा आया था, तो जिन्होंने थ्योरी किया होगा उनके थ्योरी से ही पास हो जाएंगे। वैसे ही इसमें बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थ्योरी बहुत इनफ है, 70 मार्क्स के लिए थ्योरी बहुत इनफ है। कोड बता दूंगा एक आध जो इंपॉर्टेंट कोड्स है, लेकिन उतने नहीं आते हैं, ठीक है। जितने आते हैं इंपॉर्टेंट में भेज दूंगा। उसके बाद 3 का ये देख लो, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट भेजूंगा। राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। 3 का भी देख लो, डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 4 का ये है, नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एंड ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। उसका 4 का भी देख लो, डिफाइन बिट बाइट एंड ऑल। बिट क्या होता है, जैसे बाइट मेगाबाइट होता है ना, एमबी जो यूज करते हैं, इतने एमबी की स्पीड से चल रही है, वो होता है मेगाबाइट। गीगाबाइट मीन्स जीबी। तो इन सब के एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। उसके बाद 5 का ये देख लो, ब्लॉक डायग्राम के ऊपर पूछा है। 5 का बी देख लो, एक्सप्लेन रैम रोम कैche, ये सब क्या होता है। उसके बाद 6 का ये देख लो, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका डेफिनेशन पूछा है, एंड पावर पॉइंट का डेफिनेशन पूछा है। पावर पॉइंट का डेफिनेशन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। 6 का भी देख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर एप्लीकेशन। इन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने सुबह ग्रुप में भेज दिया ऑलरेडी, देख लेना। उसके बाद 7 का ये देख लो, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है देख लेना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है ये देख लेना। उसके बाद 7 का भी देख लो, डीओएस क्या होता है, डीओएस अटैक, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले। 8 का ए देख लो, व्हाट इज डीबीए, डेटाबेस आर्किटेक्चर, कई बार इसे वो घुमा के पूछ देता है, व्हाट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 8 का बीड है, डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस ट्रांजैक्शन। खत्म, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। सैंपल पेपर 1 खत्म, सैंपल पेपर 2 बता दे रहा हूँ, एंड उसके बाद अपन इन सबका आंसर देखेंगे, ठीक है। सैंपल पेपर 2 का क्वेश्चन 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिमोट सेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। रिमोट सेंसिंग होता क्या है, मैं शायद लास्ट वीडियो में बताना भूल गया क्योंकि लेट हो रहा था मेरे को, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन तो लास्ट वीडियो में दे रखा है, बट यहाँ पे भी दे दूंगा। रिमोट सेंसिंग बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या होता है। हम जैसे गूगल मैप्स सबने यूज़ किया है ना, गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स पे मान लो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये तुम्हारा घर है, फिर जहाँ पे भी तुम अभी बैठे हो तुम्हारा घर है, ठीक है। एंड मान लो कि वो जब तुम गूगल मैप्स पे देखोगे ऊपर जाके कि तुम्हारा लोकेशन क्या है, तो तुमको वहाँ पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे तुम बैठे होगे।
बट अगर तुम्हारे राइट साइड में कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पे तुमको राइट साइड में बिल्डिंग दिखेगी, लेकिन अगर खाली मैदान है, कुछ भी बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुमको स्पेस खाली दिखेगा। गूगल मैप्स को कैसे पता चला कि वहाँ पे खाली मैदान है, कि वहाँ पे घर है? समझ रहे हो? तुम अपने राइट साइड में, या फिर तुम अगर रोड पे जूम करोगे तो रोड पे देखो कोई गाड़ी का मतलब बाइक लगी होगी, कोई कोई कार लगी होगी, तो उसका स्ट्रक्चर दिखाता है। कभी देखना गूगल मैप्स पे जूम करके, रोड पे जूम करोगे ना तो रोड पे कार एंड बाइक्स दिखती हैं। गूगल मैप्स पे अगर तुम सैटेलाइट मोड पे जाओगे तो वो चीज़ें गूगल मैप्स को कैसे पता कि यहाँ पे कार खड़ी है, यहाँ पे बाइक खड़ी है, या फिर यहाँ पे घर है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है, उसको कैसे पता? ये सब चीज़ें पता चलती है रिमोट सेंसिंग के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। उसी को बोलते हैं, ठीक है? इसी एग्जाम्पल है बस। क्वेश्चन 1 का बी देख लो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। उसका 2 का ए देख लो, व्हाट इज आईएसओ ओएसआई मॉडल, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में। टीसीपी आईपी मॉडल उसी का दूसरा। 3 है कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हाउ आर कंप्यूटर्स यूज्ड इन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, बेसिकली बिजनेस में कैसे यूज होता है कंप्यूटर एंड ऑल। 4 का ए देख लो, व्हाट इज सोशल मीडियाज रोल इन ई कॉमर्स, एक्सप्लेन सोशल मीडिया का रोल क्या होता है ई कॉमर्स बिजनेस में। उसके बाद 4 का बी देख लो, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन फीडबैक। बेसिकली इसको एक हिंदी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है? अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगाओगे तुम, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, तो उस वो प्रोडक्ट आया तुम्हारे पास एंड उसका रिव्यू कैसा है? मान लो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो तुम क्या करोगे? एकदम खुश हो जाओगे एंड खुश होकर जाके अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अच्छा रिव्यू दे दोगे। तो उस अच्छे रिव्यू की वजह से जब कोई दूसरा इंसान प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको क्या एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, इस इंसान ने प्रोडक्ट खरीदा है, उसको अच्छा लगा है, तो मैं भी खरीद सकता हूँ। या फिर अगर तुम नेगेटिव रिव्यू दे दोगे तो जो दूसरा कस्टमर है वो नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट, क्योंकि ऑलरेडी तुमने नेगेटिव रिव्यू यहाँ पे डाल रखा है। तो वही पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन फीडबैक एंड सोशल एंगेजमेंट इन मार्केटिंग। समझ गए? 5 का ए एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। 5 का बी व्हाट आर कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स, गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स देख लेना। 6 का ए देख लो, ईमेल स्पूफिंग मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में। उसके बाद 6 का बी डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। देख रहे हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई, क्योंकि पूछा है 2 बार। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है देख लेना, अभी दिखा दूंगा। 7 का है एक्सप्लेन www, हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं जब ब्राउज करते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं www, इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इन सब का एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। उसके बाद 7 का भी देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन 8 कंप्यूटर को डेली लाइफ में यूज़ करने के ऊपर है बस, और कुछ नहीं है। और ये हो गया डन, 2 सैम्पल पेपर्स खत्म। इन दोनों के आंसर्स दिखा दे रहा हूँ, एंड इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था नहीं, जितना एक्सप्लेन करने लायक था मैंने कर दिया है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितना तुमको जानना ज़रूरी था। उसके बाद ये सारे आंसर्स हो गए, इनको बस रीड करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 1 को ए 1 का भी बस तुम देखना, इनको बस रीड करना, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, स्क्रीनशॉट लेना, रोकना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना एंड रीड करना, और कुछ नहीं करना, रीड करना, ठीक है? तो यहाँ पे सैम्पल पेपर 1 के लिए मैं दिखा रहा हूँ। 1 का ए डिफाइन एल्गोरिदम वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर देख लो, ये है पूरा। इसमें क्या लिखा है? पहले ऊपर डेफिनेशन जो कि आरजीपी में तुम लिख सकते हो, ठीक है, इसको तुम वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट्स डाले हैं सारे, इनको तुम वहाँ पे लिख सकते हो। एंड जो नीचे एग्जाम्पल लिखा है ना, इंग्लिश एग्जाम्पल, हिंदी में समझाने के लिए इंग्लिश एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, चाय बनाने के स्टेप्स को एल्गोरिदम बोल सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया ना। तो ये एग्जांपल छोड़ के एग्जांपल को अपने हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, इस एग्जांपल को। बट हिंदी में मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। बाकी ऊपर की सारी चीज़ें तुम वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? डन। तो अब मैं फटाफट ऐसे ही सब दिखा दूंगा। ये हो गया 1 का बी, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया 2 का ए, ये हो गया 2 का बी, ये हो गया 3 का ए, ये हो गया 3 का बी, ये हो गया 4 का ए, ये हो गया 4 का बी, ये हो गया 5 का ए, ये हो गया 5 का बी, ये हो गया 6 का ए, ये हो गया 6 का बी, ये हो गया 7 का ए, ये हो गया 7 का बी, ये हो गया 8 का ए, और ये हो गया 8 का बी। डन, सैम्पल पेपर 1 खत्म। और ये हो गया सैम्पल पेपर 2 के लिए क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 2 का ए, क्वेश्चन 2 का बी, 3 का ए, और ये नीचे उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, 3 का बी, 4 का ए, 4 का बी, 5 का ए, 5 का बी, 6 का ए,
6 का बी, 7 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 8th का बी। और ये जो क्वेश्चन है 8th का बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग? बेसिकली मोबाइल से कंप्यूटर वाली कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं वो मोबाइल से कर सकते हैं, जैसे जीपीएस नेविगेशन एंड ऑनलाइन बैंकिंग का काम कर सकते हैं मोबाइल से, ईजी एक्सेस है, सोशल मीडिया चला सकते हैं मोबाइल से, बहुत सारी चीज़ें देख लेना। ख़त्म हो गया, ठीक है। ये 2 सैंपल पेपर से इन दोनों के आंसर्स बस रीड करना है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन हुए, इनफ। 16 क्वेश्चंस पढ़ लो आराम से। बीसी इसमें से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक ये वीडियो हो गई पूरी मेरी, और एक वीडियो 1 शॉट वाली, उन दोनों को देख लोगे तो 100% बीसी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा निकल जाएगा, ठीक है। देखा, समझ में आया ना। उसके बाद बात करते हैं 1 शॉट, जो कि तुम्हारे पिछले जो सीनियर्स थे उनके लिए मैंने बनाया था। सिर्फ ये एक वीडियो एंड BCEM बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट। आई रिपीट, सिर्फ ये एक वीडियो एंड BCE पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एवरीथिंग लाइक 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सैम्पल पेपर एंड ऑल, एंड एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन। कहीं से तुमको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एक वीडियो से सब कुछ कवर कर देंगे। एंड डेफिनेटली 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस टाइप के क्वेश्चन एंड टॉपिक्स इसमें बिल्कुल नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स 2 था, ED था, BME था, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि रिपीट मोड पे चलते हैं। जैसे फिजिक्स था, उसमें मैंने बताया था, बट इसमें वैसा कोई सीन नहीं है। इसमें सारे टॉपिक्स इजी हैं, सबको पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली तुम बीटेक कर रहे हो भाई, तुम लाइक डिप्लोमा एंड ऑल तो कर नहीं रहे हो, बीटेक कर रहे हो ना। बीटेक कर रहे हो तो भाई इतनी चीज़ें तुमको आनी ही आनी चाहिए। एंड बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम सिविल से कर रहे हो, ECE से कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, फिर कुछ से भी कर रहे हो। अगर स्पेशली तुम CSE से कर रहे हो ना, तब तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आना ही आना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है खुद के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में तुमको समझो कि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा बता दूंगा। बेसिक लगा ही है ना नेम, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेट मीन्स कि पूरा बेसिक रहेगा। डेट मीन्स कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें बेसिक सीखनी है और कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे BCEM में हुआ, ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी पेपर, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आया था। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई थी। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, सिलेबस के अंदर ही घुमा घुमा के चीज़ें पूछी थी, बहुत चीज़ें घुमा के पूछी थी। एंड बहुत क्वेश्चन जो कि शायद ही कभी बाई चांस कभी पूछते थे, वो भी क्वेश्चन डाल दिए थे। एंड उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो चीज़ें ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। फिलहाल BCE, इसमें इतना कुछ बता दूंगा ना, इतना कुछ बता दूंगा ना, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको उसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत परेशान नहीं होना कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या टेंशन होगा एंड ऑल। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा बस देखना है। आई रिपीट, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, पूरा देखना है, पूरा देखना है, पूरा अच्छे से निकल जाएगा BCE बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस व्हाट्सएप चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना, बस क्लियर हो जाएगा चीज़ें। एकदम इस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे कि तुम कहीं से पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, 70 मार्क्स मेरे रिजर्व रहेंगे, मतलब रहेंगे 100% कन्फर्म रहेंगे। तुम कहीं से पूछो, समझ रहे हो, उस हिसाब से बताने वाला हूँ। तो फटाफट देख लेते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सब के नोट्स एंड थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। फिलहाल तुम इनको स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है। एक एक करके बस समझना, मैं समझा रहा हूँ, एंड स्क्रीनशॉट्स लेना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट लेट मी चेक कहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। एंड ये जितने मैं टॉपिक्स बताऊंगा ना, ये 2024, 2023, 2022, 2019, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016 सबके क्वेश्चन पेपर्स पे बेस्ड है। एंड सबके रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये हैं ऑल द क्वेश्चंस। लाइक जितने रिपीट हुए हैं, जितने 2 बार आए हैं, जितने 3 बार आए हैं, लाइक 2015 से लेके अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, आज तक जितने भी क्वेश्चंस इन्होंने कितना भी घुमा के पूछा है, सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने डाल दिए हैं। एंड सबको मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक करके। इन सब का डेफिनेशन भी दिया है प्रॉपर, एंड हिंदी में एग्जाम्पल दिया है। इनको बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट इन C++। लूप्स होते क्या है, बेसिकली ये समझो। लूप का मतलब क्या होता है, तुम अपने वर्डिंग के हिसाब से समझो, डिक्शनरी तुम्हारे माइंड में जो चल रही है। लूप क्या होता है, लूप मतलब एक जो लूप पे चलती है चीज़ें। वीडियोस यूट्यूब पे प्ले करते हो तो लूप का ऑप्शन रहता है कि वीडियो वापस से प्ले हो जाएगी। तुम लूप पे ओपन कर दोगे ना, वीडियो वापस से प्ले हो जाएगी। या फिर स्पॉटिफाई यूज़ करते होगे तो उसमें क्या सॉन्ग्स चलते हैं, तो उसमें अपन लूप का यूज़ करते हैं कि सॉन्ग वापस से सेम सेम सॉन्ग रिपीट होगा तो लूप हो जाएगा। या फिर शफल, मतलब सॉन्ग्स चेंज करके शफल होके आएंगे
लूप्स का मतलब ही वही होता है कि जो चीज़ें सेम प्रोसेस से रिपीट हो, समझ रहे हो, उसी उसी को लूप बोलते हैं। एंड ये चीज़ें सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ होती है, पाइथन में कैसे यूज़ होती हैं एंड जावा में कैसे यूज़ होती हैं, उसी को बताना है। जैसे यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन देखते हैं। लूप्स रिपीट वर्क्स अगेन एंड अगेन। सी प्लस प्लस यूजेस लूप्स टू सेव टाइम एंड कीप कोड शॉर्ट। समझ रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड को शॉर्ट रखने के लिए एंड टाइम सेव करने के लिए लूप्स का यूज़ किया जाता है। लूप्स कैसे काम करते हैं मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर बोले अपन कि लूप्स का यूज़ करके अपन गिनती काउंट कर सकते हैं कोडिंग में, कैसे करेंगे? अपन कंप्यूटर को इतना बता देंगे, अपन कोडिंग में बस इतना समझाएंगे उसको कि तुम इतना गैप रखना है, 1 से 2 के बीच में जितना गैप होगा, 2 से 3 के बीच में सेम गैप होगा ना। अगर अपन 2 का वो पहाड़ा लिख देंगे, 2 का टेबल लिखे अपन, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 6, 6 टू जा 8, तो ऐसे क्या 2-2 का गैप आ रहा है सब में, समझ रहे हो? अगर गिनती अपन लिखे तो गिनती में क्या सब में 1-1 का गैप आ रहा है। तो बस अपने को इतना सिखाना है कि इतना गैप रखना है। लूपिंग स्टेटमेंट चला देंगे तो सारी चीज़ें सेम गैप पे वो गिनता ही जाएगा, वो एक-एक ऐड करता जाएगा, एक-एक ऐड करता जाएगा। अगर उसको हम 2 का टेबल बोले या फिर उसको हम हज़ारों का टेबल बोले, बस उसको बता रहे कि इतना लूप रखना है तुमको। उसको जो लूप स्टेटमेंट सिखा देंगे वो सेम लूप पे हमेशा रन करता रहेगा, समझ रहे हो? उसी को बोलते हैं लूप्स। एंड इसमें देख लो तुम, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका बस पढ़ लेना, ठीक है? जैसे वाइल लूप का डेफिनेशन देख लो, रन व्हेन कंडीशन स्टेज ट्रू। जैसे फॉर लूप वाला एग्जांपल अगर ले अपन कि अपन वाइल लूप में ऐसा करेंगे कि टू का उसको टेबल सिखा देंगे कि तुम टू टू के गैप पे चलते जाओ। बस हम वाइल लूप में इतना बोलेंगे उसको कि 2 के गैप पे तुमको चलना है। अब 2 टू जा 4, 4 टू जा 6, 6 टू जा 8, वो क्या 2 प्लस प्लस करते जाएगा एंड वो हमेशा लिखते जाएगा। लेकिन उसको रुकना कब है, ये कब कैसे पता चलेगा? तो उसमें वाइल लूप का यूज होता है कि उसमें 2 के टेबल से उसको स्टार्ट कर देंगे, वो क्या ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। उसको अगर नहीं रोकेंगे तो वो लाखों करोड़ों तो वैसे ही जाता जाएगा, 2 प्लस करता जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे वाइल लूप में कि उसको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जब 20 हो जाएगा ना तब तुम रुक जाना, अंटिल 20। तो 20 होते ही वो रुक जाए। तो वाइल लूप का मतलब ये होता है कि उसको जब तक रोकने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक वो नहीं रुकेगा। इन सब के बिग डेफिनेशन एंड अच्छे एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा। ये सब कोडिंग की बेसिक चीजें और कुछ नहीं है। उसके बाद एंड इसके बाद जो टॉपिक्स हैं ना सारे 2, 3, 4, 5, क्योंकि बहुत टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स है मेरे पास ऐसे ऐसे। सबको मैंने सेम फॉर्मेट में लिखा है, सबको मैंने एक हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ एंड छोटे छोटे पॉइंट सब कुछ लिखा है। इसीलिए अभी से इसके आगे के सारे टॉपिक्स फटाफट बताऊंगा, समझते जाना, ठीक है? दूसरा पॉइंट है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आईएसओ ओएसआई मॉडल। आईएसओ ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है समझो बस, किसी को मैसेज भेजना, जैसे तुम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो एंड उसको मैसेज रिसीव होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं आईएसओ ओएसआई मॉडल। समझ, बहुत ही सिंपल से समझा रहा हूँ, ठीक है? आईएसओ ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर से देख लो। फिजिकल लेयर सेंड्स रॉ बिट्स एज सिग्नल्स। फिजिकल लेयर मीन्स कि तुम किसी को मैसेज भेज रहे हो तो वो एक सिग्नल के थ्रू जा रहा है, तो वो पहला लेयर है, ठीक है? डेटा लिंक लेयर कनेक्ट डिवाइसेस इन वन नेटवर्क। जैसे तुम किसी को मैसेज भेज रहे हो एंड उसको मैसेज रिसीव हो जाए, उसके बीच में एक सिग्नल बनेगा ना, उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, वो जो सिग्नल बनाता है। उसके बाद नेटवर्क लेयर के कौन सा बेस्ट नेटवर्क है यूज करना है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, चेक्स कंप्लीट डेटा डिलीवरी। फिर अगर तुमने हाई भेजा है तो प्रॉपर हाई वहाँ पे डिलीवर हुआ है कि नहीं, यही चेक होता है इसमें, ठीक है? उसके बाद सीजन लेयर जिसमें ओपन्स एंड क्लोज टॉक्स। जैसे मैं तुमको हाय बोल रहा हूँ एंड तुमने वो चीज़ देख ली, ये चीज़ तुम्हारे और मेरे बीच में बात हुई और किसी ने नहीं देखा। जैसे इंस्टाग्राम डीएम पे बात हो रही है तो तुम्हारे और मेरे बीच में बात हो रही है, तुम्हारी आईडी और मेरी आईडी के बीच में बात हो रही है और कोई नहीं देख सकता उसको, तो उसको बोलते हैं ओपन एंड टॉक्स कन्वर्सेशन, जिसमें सीजन लेयर होता है। प्रेजेंटेशन लेयर की सेट्स राइट फॉर्मेट की, जैसे मान लो अगर मैं तुमको हाई भेज रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो हाई तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैं तुमको अगर हाई भेजूंगा तो वो पूरा एक कोड में कन्वर्ट होगा, फिर जाके तुम्हारे पास रीकन्वर्ट होकर तुमको हाई मिलेगा। तो वो जो कन्वर्ट होता है ना, प्रेजेंट मेरे से मैंने तुमको भेजा एंड तुमको क्या प्रेजेंट हुआ, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर की यूजर ईमेल एंड वेब, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ईमेल भेजते वक्त डेटा सभी 7 लेयर से गुजरता है। वही जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप वाला एग्जांपल, वैसे ही ईमेल भेजोगे तो ईमेल भी 7 लेयर से गुजरता है। कितना सिंपल था ना। उसको मैं अगर ऐसा ही बोल देता कि तुम लोग पूरा पढ़ लो तो तुम पूरा पढ़ते ना, तुमको ये समझ में आ जाता, बट स्टिल मैंने समझाया क्योंकि 1-2 समझाना जरूरी था। ऐसे बस इसको पढ़ना है, बस इसको पढ़ना और कुछ नहीं करना, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लो, DOS डिस्क्राइब डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है बेसिकली, एग्जांपल देखो इसका। स्कूल के गेट पर भीड़ लग जाए तो स्टूडेंट्स अंदर नहीं जा सकते। DOS attacks stops a website by sending fake traffic. It blocks real users from using this site.
समझ रहे हो? जैसे अगर तुम गूगल पे कुछ सर्च करोगे एंड गूगल पे मान लो कि वो वेबसाइट अगर रियल नहीं है, तो गूगल तुमको एक वार्निंग देते हैं कि ये वेबसाइट रियल नहीं है, या फिर एक्सेप्ट ऑल द कुकीज़ फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो तुमको पता चलेगा कि वेबसाइट में कुछ गड़बड़ है, तो तुमको गूगल वार्निंग कर रहा है। या फिर तुम कोई ऐप इंस्टॉल करोगे तो तुमको तुम्हारा जो फ़ोन है वो वार्निंग देता है कि फ़ोन मतलब ये ऐप हार्मफुल हो सकता है, इसको इंस्टॉल करने से तुम्हारे फ़ोन में प्रोटेक्शन वार्निंग आता है। उसके बाद तुम इंस्टॉल करो, तुम्हारी मर्ज़ी है, बट तुमको एक वार्निंग मिलती है ना। उसके बाद एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शोज हाउ पार्ट्स वर्क टुगेदर। मेन पार्ट्स आर इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट। पॉइंट्स पढ़ो इसके। इनपुट यूनिट टेक्स यूजर डेटा। बेसिकली सारे पार्ट्स मिलकर कैसे काम करते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, एंड मेमोरी कार्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सब कुछ मिलकर कैसे काम करता है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये लो मॉनिटर, एक तुमको मॉनिटर दे रहा हूँ, लैपटॉप नहीं है, ओनली मॉनिटर है, स्क्रीन है, मैं तुमको बोलूँ ये लो, तो तुम उसको यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली ना कीबोर्ड है, ना माउस है, ना सीपीयू है, कहाँ से यूज़ होगा? या फिर ओनली एक माउस दे दो, ये लो यूज़ करो, या फिर ओनली कीबोर्ड दे दो, उसका कोई यूज़ ही नहीं आएगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कि सारी चीज़ें मिल के जब साथ में काम करती है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन देख लेना, हिंदी एग्जाम्पल दिया हुआ है। कीबोर्ड डेटा देता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, मॉनिटर रिजल्ट दिखाता है, मेमोरी कार्ड उसमें स्टोर करता है डेटा को। पढ़ लेना। उसके बाद एक्सप्लेन टीसीपी आईपी मॉडल विथ डायग्राम इन फंक्शंस। टीसीपी आईपी मॉडल बहुत ही सिंपल है, डायग्राम बस ऐसे ही दे दिया है, कई बार पूछ लेता है। जैसे आईएसओ ऐसा ही मॉडल था, उसी का छोटा वर्जन है बस, और कुछ नहीं है। पढ़ लेना एक बार बस। जैसे टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स से होकर गुजरता है, उसमें 7 लेयर्स से होकर गुजर रहा था। तो उसके बाद एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन गेमिंग, मल्टीमीडिया, एनिमेशन एंड ऑल। डेफिनेशन पढ़ो। Computer helps many fields daily. They save time, work fast and give clear output। कंप्यूटर से अलग अलग फील्ड में डेली बहुत यूज़ होता है, जैसे एनिमेशन बनाना हो गया, गेमिंग में हो गया, मल्टीमीडिया में हो गया, मेट्रोलॉजी में हो गया, क्लाइमेटोलॉजी में हो गया। क्लाइमेटोलॉजी इन द सेंस कि वेदर चेक करना एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज करना। देन यूजेस देखो, यूजेस कहाँ कहाँ होता है? गेमिंग ऑब्वियसली रेगुलर गेमिंग में होता है, मल्टीमीडिया वीडियोस बनाने में, वीडियोस प्ले करने में एंड ऑल। सारे उसको कहाँ कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर का, वही लिखना हो। एग्जाम्पल देखो, हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं और मौसम भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसी को बोलते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हो गया, कितना सिंपल था ना। उसका 7th पॉइंट देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन विथ एग्जाम्पल। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? Definition: Friend function in C++ uses private data from outside in the class. It links to classes easily. जैसे मैं अगर बोलूँ, क्लास वाली वीडियो मैंने एक लास्ट बनाई थी बीसीई की, जाके देख लेना। मैं उसका लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के तुरंत बाद लगा दूंगा। उसमें मैंने क्लास प्रॉपर एक्सप्लेन किया, क्लास होता क्या है। बहुत सारे क्लास होते हैं, एक तरह से ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। एंड ब्लूप्रिंट बोले तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैड अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनता है। वैसे ही जैसे मान लो कार होता है ना, कोई भी कार हुई तो उसका कार का पहले ब्लूप्रिंट बनेगा कि कार दिखेगा कैसे, उसके बाद फिर नया कार बनेगा। वैसे ही कोडिंग में पहले क्लास बनता है जो कि एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। एंड क्लास का डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हो कि ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। जब भी तुम कोडिंग करोगे ना, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो फिर दिक्कत होगा बाद में समझने में। तो अगर ऐसा बोलें कि हाँ, जब भी तुम कोडिंग करोगे तो समझो कि अगर तुमने ऊपर अगर कोडिंग में लिख रखा है कि माय नेम इज़ फरहान, या फिर समथिंग कुछ, माय नेम इज़ फारूक, तो तुमने अगर ऊपर कोडिंग में लिख रखा है माय नेम इज़ फारूक, तो अगर तुम नीचे कोडिंग करोगे दूसरी लाइन में, या फिर क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में कोडिंग करोगे, तो तुम अगर यहाँ पे चाहो तो यूज़ कर सकते हो माय नेम इज़ फारूक यू हैव मेंशन्ड प्रीवियसली। तो तुम इसको तुमको वापस से बताना नहीं पड़ेगा उस कोडिंग में कि तुम्हारा नेम फारूक है, क्योंकि तुम पुराने वाले फंक्शन से उस चीज़ को बस डेटा ले रहे हो। तुम यहाँ पे अपनी एज बता दोगे एंड तुम नेम वहाँ से कॉपी कर दोगे। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड फंक्शन कि तुम्हारा डेटा वहाँ से कॉपी होकर यहाँ से लिंक हो जाएगा। तुमने वहाँ पे बताया कि तुम्हारा नेम फारूक है, तुम्हारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद 8th है एक्सप्लेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव्स ओल्ड ऑपरेटर्स न्यू जॉब्स फॉर न्यू यूज़र टाइप्स। जैसे इसको भी अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। जिन्होंने कोडिंग की होगी थोड़ी बहुत भी, उनको तो पूरा नॉलेज होगा इसका, बट स्टिल समझा रहा हूँ।
ऐसा समझ लो कि कोई ऑपरेटर मतलब मीन्स होता है ना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वल टू, ये सब जो मार्क्स होते हैं ना उसी को ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना। जैसे 2+2 4 होता है, तो टू प्लस जो है ना, जो प्लस है ना बीच में, उसको ऑपरेटर बोलेंगे। दो चीज, दो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स टू दोनों जो है वो वेरिएबल्स हो गए एंड बीच में ऑपरेटर हो गया, ठीक है। एंड जो ऑपरेटर, जैसे मान लो प्लस का साइन है, तो एक ही प्लस के साइन से बहुत सारे फंक्शंस काम कर ले अपन। जैसे एक ही प्लस के साइन को यूज करके अपन दो तीन चीजें निकाल ले उससे काम, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे अगर मान लो मैंने टेबल का एग्जांपल दिया था, तो अब तुम हर बार तो नहीं लिखोगे ना वाइल लूप में कि 2+2 4 देन +2 6 देन +2 8, ऐसे बार बार करना है। तुम बस एक बार बता दोगे एंड उस चीज को बार बार रिपीट कर लेगा खुद से। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही बार प्लस यूज हो रहा है एंड वो बार बार ओवरलोड हो रहा है। बस इतने ही टॉपिक्स में इतना लंबा वीडियो हो गया। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो है, तो फटाफट बताते हैं। राइट प्रोग्राम फॉर C++ कन्वर्ट टू बाइनरी टू डेसिमल। बेसिकली कई बार पूछ देता है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कोड होता है, उसको लिख दो। तो इसको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। छोटा सा कोड है, उसको बस कॉपी कर देना, कुछ नहीं। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। डेफिनेशन: कंस्ट्रक्टर मेक्स ऑब्जेक्ट रेडी, डिकंस्ट्रक्टर डिलीट्स ऑब्जेक्ट आफ्टर यूज। समझे ना कितना इजी था। कंस्ट्रक्टर मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट को बनाता है, एंड डिकंस्ट्रक्टर दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट को यूज करने के बाद डिलीट कर देता है। उसके बाद है डिफाइन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ही इजी टॉपिक है। डेफिनेशन देखो: इनहेरिटेंस लेट्स वन क्लास यूज अनदर क्लास वर्क, इट सेव्स टाइम एंड कोड लाइंस। जैसे मैंने एक पहले अभी टॉपिक बताया था, लेट मी चेक, वो था कौन सा, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का ही दूसरा नेम है इनहेरिटेंस। इतना समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेसिकली इतना इजी एक्सप्लेनेशन होगा कि फ्रेंड फंक्शन जो मैंने बताया ना कि कैसे दूसरे क्लास की डिटेल्स को यहाँ पे यूज कर रहे थे, उसी का दूसरा पार्ट है इनहेरिटेंस। इसमें भी सेम होता है कि दूसरे क्लास के इन्फॉर्मेशन को हम लोग नीचे यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके डेफिनेशन को देख लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने ऊपर की क्लास में बता रखा है कि डॉग इज एन एनिमल, तो मैंने बता रखा है कि हर एक जो डॉग होता है वो एनिमल होता है। अगर मैं नीचे डॉग का नेम पूछूं या फिर कुछ भी पूछूं, तो वो कोड ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि डॉग एनिमल होता है एंड उसके रिलेटेड, एनिमल के रिलेटेड ही पूछेगा वो। समझ रहे हो। तो अगर मैं ऊपर बता दूं डॉग इज एन एनिमल, तो वो एक डेटा सेव हो जाएगा कि डॉग एनिमल होते हैं, सारे डॉग्स एनिमल ही होते हैं। तो नीचे जो होता है वो डॉग से रिलेटेड मैं कुछ भी पूछूंगा, वो उसको एनिमल समझ के ही कंसिडर करेगा। समझ गए। वही बात है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लो, 12 ISO-SI मॉडल, जो कि ऊपर था उसी को रिपीट हो गया बस गलती से शायद। उसके बाद ईमेल स्पूफिंग देख लो। डेफिनेशन: ईमेल स्पूफिंग मीन्स सेंडिंग फेक ईमेल्स फ्रॉम अननोन एड्रेस, इट इज ट्रिक टू पीपल फ्रॉड। जैसे ऑब्वियसली ईमेल सेंड करना एंड फेक ईमेल्स भेजना, लेकिन नोन एड्रेस से। जैसे मान लो कि अगर तुमको कॉलेज से मेल आता है कि इंस्टेंट कॉलेज आओ, अगर तुम चेक करो वहाँ पे एड्रेस कॉलेज का डला हुआ है, तो तुम डेफिनेटली भागोगे। अगर तुम पास में हो तो तुम कॉलेज भागोगे जल्दी से, क्योंकि वो ईमेल कॉलेज से आया है, कॉलेज के ईमेल से आया है, ऊपर एड्रेस कॉलेज का डला हुआ है, तो तुम ऑब्वियसली भागोगे। तो वैसे कि किसी तुम्हारे जानने वाले एड्रेस से अगर तुमको कोई फेक ईमेल आती है, उसी को बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। एक्सप्लेन DOS। अरे यार ये भी रिपीट क्यों हो गया है DOS। उसके बाद डेटाबेस आर्किटेक्चर, वो क्या होता है प्रो। डेटाबेस आर्किटेक्चर शोज हाउ डेटा इज सेव्ड एंड यूज्ड, इट कीप्स डेटा सेफ एंड इजी। एग्जाम्पल: स्कूल का स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस में सेफ होता है। समझ लो, डेटाबेस आर्किटेक्चर मीन्स जिसमें सारा डेटा सेफ रहता है, वो इधर उधर फैला हुआ नहीं है। डेटाबेस आर्किटेक्चर को ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे मैं व्हाट्सएप चैनल पे कुछ भी शेयर करता हूँ तुम लोगों को, तो वो मेरे को पता है कि वो सारे स्टूडेंट्स के पास ही रहेगा। चाहे वो कितना भी चीज़ें शेयर कर दूँ, वो सब स्टूडेंट्स के फ़ोन में ही होगा और कहीं नहीं जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं उसको स्टेटस पे लगा रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा रहा हूँ, सबको अगर एवरीवन सीन करके डाल रहा हूँ, ऑब्वियसली वो मेरे रिलेटिव्स के पास भी जाएगा एंड जो जो मतलब व्हाट्सएप पे होंगे सबके पास जाएगा। या फिर अगर मैं उसको इंस्टा पे डालता हूँ, तो इंस्टा पे जो जो ज्वाइंट है सबको जाएगा। बट अगर मैं उसको ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तो ओनली जो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइंट है ओनली उसी को जाएगा। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर, जहाँ पे डेटा सेफ रहता है एंड लिमिटेड रहता है। राइट डाउन प्रोस एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना। कई बार ऐसा होता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसी का नेम चेंज करके लिख देता है प्रोस एंड कॉन्स। तो इसका मतलब तुमको समझना पड़ेगा, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लो क्या होता है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है ये समझ लो। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स क्लाउड स्टोरेज, एक तरह से बोल सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज़ किया होगा ना तुम लोगों ने। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है, उससे भी सिंपल बता रहा हूँ।
अगर तुमने किसी को इंस्टा पे कोई फ़ोटो शेयर कर दी, तो तुम्हारे फ़ोन से फ़ोटो डिलीट भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा फ़ोन भी चेंज कर दो, तुम नए फ़ोन में इंस्टा लॉगिन करोगे तो वो फ़ोटो वहाँ पे अवेलेबल रहेगी ना उसके डीएम में, क्योंकि तुमने क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे इंस्टा का क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे तुम किसी फ़ोन में जाओ, कितना भी डिलीट कर दो वो वहाँ से डिलीट नहीं होगा। या फिर अगर तुम्हारी आईडी में तुमने बहुत सारी स्टोरेज लगाई है, तुम अगर अचीव में जाओगे तो अचीव में सारी स्टोरेज दिख जाती है, प्रीवियस 2 साल 3 साल 5 साल पुरानी, कितने भी साल पुरानी, जितनी पुरानी आईडी होगी सारी स्टोरेज दिख जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें अचीव में सेव्ड हैं। एंड वो क्यों क्यों सेव्ड है, क्योंकि वो क्लाउड स्टोरेज यूज़ होता है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ही वो होता है जहाँ पे सारी चीज़ें क्लाउड में स्टोर रहती हैं, वो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहती हैं। उसके फ़ायदे और नुकसान पूछ रहा है बस। फ़ायदा ये है कि डेटा कहीं भी शेयर कर सकते हो, ऑब्वियसली तुम इंस्टा में कहीं भी शेयर कर सकते हो किसी को भी। नो नीड बिग हार्डवेयर, मतलब मेमोरी नहीं चाहिए हम लोग उसके लिए। लो कॉस्ट फॉर स्मॉल फॉर्म्स, उसमें पैसा भी तो नहीं लग रहा है इंस्टा पे हम लोगों को। एंड कॉन्स उसके कौन कौन से, मतलब ऑलवेज नीड गुड इंटरनेट, ऑब्वियसली हमेशा इंटरनेट चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए, तो उसका नुकसान बात यह है। रिस्क भी है इसमें, अगर मान लो इंस्टा कभी डिलीट हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तुम्हारा सारा डाटा चला जाएगा। उसके बाद डेटा प्राइवेसी कैन बी वीक समटाइम्स, जैसे इंस्टाग्राम है वैसे कहीं कहीं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे लोग अपने डेटा अपलोड कर देते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए, बट वहाँ पे हो सकता है वो एप्लीकेशन प्राइवेसी के लिए मतलब अच्छा ना हो। उसके बाद 7 पॉइंट है आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, समझ लो बस। आईओ डिवाइसेस हेल्प कंप्यूटर टेक्स डेटा एंड गिव्स इनपुट। बेसिकली कंप्यूटर में जो डेटा डालते हैं, जैसे डेटा निकालते हैं, उसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मीन्स जिनके थ्रू डेटा अंदर जाता है। किनके थ्रू डेटा अंदर जाता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड के थ्रू हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं। माउस से हम लोग क्लिक कर सकते हैं। स्कैनर से हम लोग फोटो स्कैन कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड से डेटा अंदर डाल सकते हैं। इट्स 8 AM नाउ, सुबह के 8 बज रहे हैं एंड 8:30 बजे मेरा कॉलेज होता है, तो फटाफट मेरे को निकलना पड़ेगा फिलहाल। एंड आई डोंट थिंक तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब कुछ बहुत ही बेसिक दिया हुआ है। तो बस इनको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक एक करके बस पढ़ना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना। एंड इन सबको मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँ वॉइस नोट्स के थ्रू, जैसा ही पॉसिबल होगा कर दूंगा, क्योंकि क्या करें यार, मेरा भी अटेंडेंस है ना, फाइनल ईयर आ गया है, तो अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की आरजीपीयू में कितना अटेंडेंस का सीन है। अटेंडेंस तो मेंटेन करना ही पड़ता है। तो फटाफट देखो, मैं दिखा रहा हूँ कि करके, बस इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक करके बस पढ़ना पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये 18th है, उसके बाद 19 देख लो, उसके बाद ये 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। बहुत सारी चीज़ें रिपीट में हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट में हैं। 44, 45, 46, 47, 48, ये हो गया टोटल 48। एंड इससे बहुत सारी चीज़ें रिपीट पे हैं, इसीलिए तुम लोगों को दिख रहा होगा इतना सारा। टोटल मेरे को लगता है 30 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि रिपीट नहीं हुए होंगे, तो 30 देख लेना टोटल। एंड रिपीट में इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चंस कई बार घुमा घुमा के पूछता है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार घुमा के एक्सप्लेन कर दिया है कि कितना भी तुम घुमा के पूछो भाई, इसमें से तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, इस वन शॉट से भी समझ में नहीं आया, तो ये हुआ लास्ट वन शॉट। इसको देख के कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आया है उनका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। एंड वॉच इट आउट। BCE RGBB बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दी हैं, लाइक BCEM एंड सिविल मैकेनिकल जो भी है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट सबकी मैंने बना दी है आई गेस। जाके चेकआउट करना चैनल पे। एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है सेकेंड सेमेस्टर RGPV करके, तो उसमें सारे सेकेंड सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट्स हैं दोनों ग्रुप्स के लिए सबकी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। अभी आगे जो वीडियोस आएंगी वो वीडियोस होंगी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टाइप की वीडियोस होंगे। एंड उसी सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग BCE RGPV। अभी उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे एज वी रेड ऑल द टॉपिक्स, लाइक जो पुराने टॉपिक्स थे उनको हमने कैसे किया
था, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा था, फिर उनको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा था, ठीक है। लेकिन इसको वन शॉट की तरह पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, मैं पहले सारी चीज़ों के डेफिनेशंस बता दूंगा, ठीक है। BC RGP का एक तरह से ये आपका वन शॉट वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सारे डेफिनेशंस भी प्रॉपर में दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, फटाफट, हमेशा बोलता हूँ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, वीडियो पॉज करके डेफिनेशंस लिखते चलना, ठीक है। सारी चीज़ों के डेफिनेशन बता दूंगा। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CHCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, हमेशा आता है। रिमोट सेंसिंग का ये डेफिनेशन है, स्क्रीन पे देख लो। आई गेस मैं पढ़ के बता सकता हूँ सारे डेफिनेशंस, बट चलो पढ़ के ही बता देता हूँ, ठीक है, वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी। रिमोट सेंसिंग मीन्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस फ्रॉम फार अवे यूजिंग सैटेलाइट्स एंड ड्रोन्स। जैसे रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि सैटेलाइट एंड ड्रोन्स जो भी मतलब स्पेस में चलते हैं, उनके थ्रू जो भी हम लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं ना, तो कैसे गूगल मैप्स में कोई भी लोकेशन अगर तुमको अभी USA देखना हो, यूरोप देखना हो या फिर लंदन देखना हो, तो तुम गूगल मैप से सर्च करोगे, तुमको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, रूट्स क्या क्या है, चर्च कहाँ कहाँ है, मंदिर कहाँ है, सब कुछ तुमको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ें रिमोट सेंसिंग के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है इसरो का, इसरो जो इंडिया का है, इसरो यूजेज रिमोट सेंसिंग टू मॉनिटर क्रॉप्स इन इंडिया। जैसे क्या होता है कि मान लो इंडिया में तुम्हारे घर का मैप है, ठीक है, तुम्हारे घर का एक नक्शा बना हुआ है या फिर एक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो बना ही होगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर तुम अपने घर के बाजू में, अगर तुम्हारे घर के बाजू में कुछ खाली मैदान है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तुम वहाँ पे एक घर बनाओगे, तो आने वाले 2 से 4 महीनों में या फिर 6 महीनों में वहाँ पे एक घर अपडेट हो जाएगा। तो तुम बताने तो नहीं गए गवर्नमेंट को कि तुमने वहाँ पे एक घर बनाया हुआ है, ना ही तुमने किसी भी एम्प्लॉय को, ना ही तुमने इसरो में मैसेज करके बताया, ना ही तुमने गूगल मैप्स को मैसेज करके बताया कि तुमने एक घर बनाया हुआ है बगल में, बट स्टिल वहाँ पे एक घर का स्ट्रक्चर कैसे आ गया, क्योंकि ये हुआ पॉसिबल सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के थ्रू ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, इसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक। इसका डेफिनेशन है, फटाफट डेफिनेशन लिख लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता। कई बार बता चुका हूँ, हमेशा बताता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, 3 साल से इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। स्क्रीनशॉट्स पड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो सड़े सड़े वैसे ही रह जाते हैं। जो चीज़ें कॉपी में लिख लोगे ना, वो हमेशा याद रहते हैं, कॉपी में लिख लेना पॉज करके। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर तुमको बैक नहीं लगाना है, तो अगर बैक लगवाना है तब तो भाई तुम कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं टॉपिक्स बताऊँगा ना, डेफिनेटली आएंगे, 100% कन्फर्म है, इनको लिख लेना। दूसरा IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। इसका डेफिनेशन ये है, इनपुट डिवाइसेस गिव्स डेटा टू द कंप्यूटर, लाइक जिन भी डिवाइसेस के थ्रू डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जिनके थ्रू डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, जिसमें इनपुट होता है, जैसे इनपुट होता है अपने माउस के थ्रू मतलब तुम एक राइट क्लिक करोगे तो कंप्यूटर के अंदर राइट क्लिक होगा, कैसे तुमने डेटा यहाँ से दिया वहाँ पे क्लिक हुआ। पेन ड्राइव में तुमने कुछ भी डेटा रखा, पेन ड्राइव को तुमने वहाँ पे लगाया, तो ऐसे। या फिर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कीबोर्ड भी मतलब बाहर से हम लोग डेटा टाइप करते हैं और कंप्यूटर के अंदर अपडेट होता है। तो कोई भी मतलब मशीन या फिर कोई भी डिवाइस जो बाहर से कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, बाहर से डेटा सेंड करता है, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस शो रिजल्ट्स लाइक मॉनिटर। जैसे आउटपुट डिवाइस जो होता है वो रिजल्ट्स को बताता है। जैसे मान लो तुमने कीबोर्ड पे F प्रिंट किया, ठीक है, तो कीबोर्ड तो बाहर है कंप्यूटर से, तुमने इस पर F डाला तो कंप्यूटर के अंदर F टाइप हो गया, तो ये है इनपुट डिवाइस, वो है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ATM हैज़ बोथ, मतलब ATM के अंदर दोनों चीज़ होती है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जो हम लोग कार्ड डालते हैं, तुमने जो ATM तुम्हारा कार्ड है वो तुम ATM के अंदर डालोगे तो ये हो गया इनपुट, एंड आउटपुट में कैश निकलता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, इससे डेफिनेटली इतना टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो मेमोरी होता है क्या है। मेमोरी सबको ही पता होगा, ये बचपन से देखते हैं यार। मेमोरी कार्ड जो होता है, जैसे जिसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। तो किसी में डेटा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होता है, फिर परमानेंटली स्टोर होता है, एंड किसी में डेटा शॉर्ट टाइम के लिए या फिर टेम्पररी स्टोर होता है, उसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। पहला टाइप है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम एंड रोम का डिफरेंस देख लेना, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एट, आई थिंक रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एंड सेकेंडरी होता है HDD एंड SDD।
फिर रैम इज़ फास्ट बट टेम्परेरी, HDD इज़ स्लो बट परमानेंट। जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो फास्ट होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो तुरंत हो जाएगा सेकेंड्स में, ठीक है। बट वो टेम्परेरी रहता है। जैसे अगर तुमने फ्री फायर खेला होगा या फिर कोई भी गेम खेला होगा, तो कोई भी जो गेम होता है वो हमारे रैम के अंदर रन होता है। जैसे अगर हम कोई भी गेम को रन करते हैं तो वो शॉर्ट टाइम के लिए हमारे रैम के अंदर रन होता है। जैसे हम लोग गेम को क्लोज़ कर देते हैं वो रैम से गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, बट वो परमानेंटली स्टोर्ड है। उसका जितना डेटा है वो सब स्टोर हो गया है HDD के अंदर। तो HDD या SSD के अंदर मतलब परमानेंटली स्टोर रहता है, उसमें कभी डिलीट नहीं होगा। लेकिन रैम के अंदर तुरंत चीज़ें तुमने खेली, तुरंत डिलीट कर दी, फिर दूसरा कोई ऐप ओपन किया तो वो रैम के अंदर आ गया। तो रैम के अंदर टेम्परेरीली आता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, उसका डेफिनेशन ये है, एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है ना, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, प्रोसेस। जैसे तुमको अगर मेरी वीडियो देखनी है तो तुम क्या करोगे, तुम पहले फ़ोन ओपन करोगे, फिर यूट्यूब खोलोगे, फिर रोहित फारूक सर्च करोगे, या फिर सब्सक्राइब किया हो तो ऊपर ही आ जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मतलब एक प्रोसेस होता है ना कि तुम पहले यूट्यूब खोलोगे, फिर सर्च करोगे, फिर रोहित फारूक ऊपर आएगा, फिर उसमें तुम वीडियोस देखोगे। तो एक ये प्रोसेस है पूरा, स्टेप बाय स्टेप, इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइक चाय बनाने की एक रेसिपी होती है कि अदरक होता है, मतलब लहसुन, आई डोंट नो, मैं चाय नहीं पीता, मेरे को पता नहीं है, अदरक एंड चाय पत्ती एंड ऑल। तो एक रेसिपी होता है ना कि हाँ ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ये होती हैं, तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को करना। और उसके बाद है पांचवा OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बस डेफिनेशंस देखना ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा लेंदी जाना ज़रूरी नहीं कि OP क्या होता है। OP मतलब पूरा डेफिनेशन एंड ऑल ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि OP हाई लेवल के क्वेश्चन है। OP अपने थर्ड ईयर जो हम पढ़ते हैं, या फिर पाइथन जावास्क्रिप्ट अगर आप कर रहे हो तो पाइथन जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो OP उतना तुम लोगों को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवरऑल जान लो कि OP होता क्या है, बस उतना काफ़ी है, ठीक है। OP uses real life objects like car, students, etc. It works with 4 pillars: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमरिज्म, ठीक है। अगर अपनी लैंग्वेज में समझाएं तो OP का मतलब ऐसा होता है कि जो भी रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं, जैसे कार हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, रियल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, उसको OP के अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग, कोई फूड हो गया, कोई क्लाउड हो गया, कुछ भी हो गया दुनिया में, उसको रियल लाइफ की चीज़ों को वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है, और उसको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये सब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी, बट ऊपर जान लो कि OP के अंदर कोई भी रियल लाइफ की चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट मतलब ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, बस इतना जान लो। इसमें 4 पिलर्स होते हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस एंड पॉलीमरिज्म। इनहेरिटेंस बहुत आता है, इनहेरिटेंस क्या होता है ये आगे बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। It is a way to store and organize data, okay, like data structure in the sense कि किसी भी डेटा को स्ट्रक्चर देना है, एंड इसके नेम से पता चल रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमको 100 बच्चों का लिस्ट दिया गया एंड बोला गया कि इनको मतलब अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रक्चर में लिखो, तो कैसे लिखोगे? A वाले बच्चे सबसे पहले आएंगे, फिर जिनका B से होता है, फिर जिनका BA आता है, फिर जिनका C होता है, फिर जिनका D होता है। तो जिनके ऐसे रोल नंबर भी होते हैं ना हम लोग के मतलब कॉलेज में, कि A वाले सबसे पहले, B वाले उसके बाद, C वाले उसके बाद। तो इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में डेटा को स्टोर करना एंड ऑल, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद लेट मी चेक, 7th कौन सा है? 7th मैंने नहीं लिया है, हाँ 7th क्लासेस। उसके बाद लिखो क्लासेस होता है, क्लास इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ एन सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉडल को, या फिर किसी भी रियल लाइफ जैसे कार हो गया, फिर कोई बिल्डिंग हो गई, किसी भी चीज़ को बनने के लिए एक पहले उसका ब्लूप्रिंट होता है कि वो बनेगा कैसे, ठीक है। जैसे घर बनने के पहले एक उसका नक्शा होता है, कार बनने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है कि कार में ये चीज़ें होंगी, 3D मॉडल बनता है पूरा उसका। जैसे मान लो स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, या फिर थार है, कोई भी कार है, ठीक है। तो कार का नेम तुमको पता है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मारुति एंड स्कॉर्पियो, ये ऑब्जेक्ट हैं, बट इसका ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट इसका बेसिक मॉडल तो कार ही है ना, सब तो है ही कार, इसमें 4 चक्के हैं, एक मतलब स्टीयरिंग है, तो ये एक मॉडल तो कार का ही बना है, उसमें अलग अलग नेम्स बस हो गए हैं। तो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, बट उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो बेस मॉडल है वो होता है क्लास, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
उसके बाद बात करें अपन फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग लिखो, यूजिंग सेम फंक्शंस नेम बट डिफरेंट इनपुट्स। जैसे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, जैसे आप बेसिक अगर प्रोग्रामिंग भी करोगे लाइक C++ हो गया, फिर पाइथन के बेसिक्स भी करोगे, तो उसमें क्या होता है फंक्शंस बनाने पड़ते हैं एंड वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे वेरिएबल्स क्या होता है कि वेरिएबल्स भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा। वेरिएबल्स इन द सेंस कि किसी भी वेरिएबल्स को एक कंटेनर की तरह ले सकते हैं। मान लो वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैंने एक नेम का वेरिएबल बना रखा है, तो मैंने लिखा नेम इक्वल टू एंड उसके अंदर मैंने अपना नेम लिख दिया MD फारूक खान। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया एज, उसके अंदर मैंने अपना एज रख दिया। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी लाइक कि मेरे को अपना नेम प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा ओनली प्रिंट नेम और प्रिंट एज। तो क्या कि जो मेरे नेम के अंदर का जो डेटा होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा। एज के अंदर कुछ भी हो सकता है, 20, 23, 19, 15 कुछ भी हो सकता है। एज तो बस एक वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा कुछ भी हो सकता है, और मैं प्रिंट जब एज करूँगा तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप यू गेट इट। इतना तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सेम फंक्शंस अगर उसी में, जैसे मान लो मैंने नेम यूज़ किया, तो सेम वेरिएबल सेम फंक्शंस अगर ऐसे यूज़ कर लेंगे डबल में, उसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, यूजिंग सेम फंक्शंस नेम बट डिफरेंट इनपुट्स, मतलब इनपुट्स अलग अलग है। मान लो किसी में एज 15 डली है, किसी में 20 डली है, बट उसके नेम सेम है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। उसके बाद है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ईजी है। TCP/IP मॉडल इज अ 4 लेयर नेटवर्क मॉडल यूज्ड इन नेटवर्क। इट इंश्योर डेटा गोज करेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, सेंडर से रिसीवर में, जैसे मान लो व्हाट्सएप पे तुम किसी को कोई मैसेज कर रहे हो, तो व्हाट्सएप पे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने मैसेज टाइप किया, ठीक है, फिर तुमने सेंड किया, तो पहला स्टेप हो गया सेंड हो गया तुम्हारे थ्रू, फिर उसको डिलीवर होता है, समझ रहे हो। दूसरा स्टेप में उसको डिलीवर होता है, तीसरे स्टेप में वो सीन करते हैं। तो तुमने सेंड किया, उसने रिसीव किया, फिर उसने सीन किया। तो वैसे ही सेंडर से लेकर रिसीवर तक के मैसेज भेजने में एक मॉडल का यूज़ होता है जिसको बोलते हैं TCP/IP मॉडल। एंड इसमें 4 लेयर्स होते हैं, देख लेना, बहुत ही ईजी से होते हैं, तो हो जाएगा। ठीक है, इसके एटलीस्ट इतने डेफिनेशंस तो लिख ही लेना। उसके बाद है DOS। क्या होता है DOS? बहुत इंपॉर्टेंट है। Denial of Service अटैक वेयर हैकर सेंड्स टू मैनी रिक्वेस्ट एंड शट्स डाउन द वेबसाइट। फ्लिपकार्ट क्रैशेस ड्यूरिंग बिग सेल ड्यू टू ओवरलोड। जैसे मान लो कोई भी नया वेबसाइट है, या फिर फ्लिपकार्ट जैसा भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट एक शॉपिंग ऐप है ऑब्वियसली, एंड उस पर क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ ऑर्डर करते हैं। उसमें कुछ लोग हैकर्स भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि सेल फ्री में ले लें, समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, बहुत सारे एक साथ रिक्वेस्ट डालते हैं। जैसे मान लो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, नॉर्मल जाएगा एंड शॉपिंग करेगा, पहले अपना कार्ड ऐड करेगा या फिर कैश ऑन डिलीवरी कुछ भी करेगा, तो एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो अपना नेम डालेगा। बट हैकर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बाईपास के थ्रू सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जब ये चीज़ें जल्दी जल्दी होती है ना, तो वेबसाइट क्रैश हो जाता है या फिर रुक जाता है। जैसे अगर कोई भी गेम खेलोगे एंड कोई भी ऑनलाइन गेम है अगर, तो उस पर अगर बहुत सारे लोग एक साथ खेलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हैकर यूज़ करेगा उसको एंड जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बाईपास करके दूसरी इलीगल चीज़ें करेगा किसी भी एप्लीकेशन में या फिर गेम में, तो हो सकता है वो ऐप बैन हो जाए उसके फ़ोन में, या फिर वो ऐप का सर्वर थोड़ी देर लिए डाउन हो जाए। इसी को बोलते हैं बस DOS। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, मार्क कर लेना। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर बेस्ड कंप्यूटर। देखो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा पार्ट होता है कंप्यूटर का। उसके बाद मिनी कंप्यूटर जिसको लैपटॉप बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर एक मॉनिटर होगा, एक उसका CPU होगा, एक उसका डैशबोर्ड होगा, एक उसका कीबोर्ड होगा। तो एक लैपटॉप से ऊपर की चीज़ होती है वो। उसके ऊपर होता है सुपर कंप्यूटर, जो कि साइंटिस्ट एंड वो इसरो, नासा ये सब यूज़ करते हैं। एंड बस यही है और कुछ नहीं है। एक होता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, उसको बोलते हैं। इसी में एक मिनी कंप्यूटर के नीचे रहता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। डैट मीन्स कि जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, उसी को बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जिसको हम लोग हाथ में होल्ड कर सकते हैं। इसमें हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था? इट मीन्स हाउ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वेयर टुगेदर, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स, लाइक हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, पेट है हमारा, किडनी है, एंड फिर लंग्स हैं, फिर हार्ट है, तो इससे बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। ऐसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, एंड बहुत सारे लाइक बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क होता है, तो उन्हीं को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इतना टफ नहीं है जितना समझ रहे हो। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इजी है, ये इजीएस्ट सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इजीएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड यूजिंग डेटा एप्लीकेशन और इंटरनेट सर्विस। लाइक जो भी एप्पल यूज़र्स होंगे या फिर जो भी एंड्रॉयड यूज़र्स होंगे उनको तो मतलब पता होगा ना, एक फ़ोन में क्लाउड स्टोरेज रहता है जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी अपलोड कर सकते हैं एंड वो हमेशा पड़ा रहेगा वैसे ही। तो हमारे फ़ोन से डिलीट भी कर देंगे तब भी उसी पे पड़ा रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, जो हमारे फ़ोन के स्टोरेज में नहीं होता है। या फिर दूसरा सबसे सिंपल एंड मॉडर्न एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी के हिसाब से, इंस्टा पे तो सबकी 2 आईडी होती हैं, ऑब्वियसली होती है ना भाई, जिस पे हम लोग रील्स सेंड करते हैं, अपनी खुद की पसंदीदा रील्स जो हम लोग अपनी दूसरी आईडी पे सेंड करते हैं। तो वो जो दूसरी आईडी है ना तुम्हारी, वो है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, जिस पे हम लोग कुछ भी अपलोड कर दें, अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ डाल देंगे, हमारे फ़ोन से डिलीट कर देंगे, वो आईडी पे पड़ी रहेगी वैसे ही। जब भी इंस्टा खोलेंगे वो आईडी खोलेंगे, हमको फ़ोटो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इंस्टा हमको एक फ्री क्लाउड स्टोरेज दे रहा है फ़िलहाल, तो उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आई होप यू गेट इट। www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। www इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विया इंटरनेट। जैसे कुछ भी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं जब भी अपने ब्राउज़र पे, तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डालते हैं ना www डॉट, एंड कुछ भी हम लोग सर्च करें अपनी लाइक डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो www का मतलब होता है कि वो पूरे वर्ल्ड से खोज के लाएगा, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड, वो कहीं से भी वो डेटा को खोज के ला देगा, क्योंकि मतलब ही उसका वही होता है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे वर्ल्ड से खोज के कहीं भी अगर वो वेब पे चीज़ अवेलेबल होगी तो उसको खोज के ला देगा। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस लिख लो, इट मीन्स वन क्लास टेकिंग फीचर्स ऑफ अनदर। जैसे मैंने बताया ना क्लास वाला चीज़, क्लास क्या होता है? क्लास एक किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो जैसे मान लो पहला एक ऊपर क्लास बना हुआ है, मतलब जब तुम कोडिंग करोगे ना तो उसमें बहुत सारे क्लास बनते हैं, पहले एक ऊपर क्लास, फिर दूसरा नीचे क्लास, तीसरा नीचे क्लास। तो पहले क्लास में तुमने बता दिया कि डॉग मतलब एक एनिमल है। ठीक है, तुमने एक डिफाइन कर दिया पहले क्लास में कि डॉग एक एनिमल है। दूसरे क्लास में तुमको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि डॉग एक एनिमल है, तुम उससे रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हो कि एक एनिमल टहल रहा था या फिर एक एनिमल मांस खा रहा था या फिर कुछ भी, तो वो समझ जाएगा कि वो डॉग ही होगा, क्योंकि ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि हम लोग वो डॉग था जो एनिमल था, नीचे हम लोग एनिमल को कुछ भी बोल दें तो वो डॉग पे ही रिप्रेजेंट जाएगा। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी दूसरे क्लास के डेटा को हम लोग नीचे यूज़ करते हैं बिना उसको रिपीट मोड में लिखे हुए। ठीक है, जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली होता है ना, जो हम लोग पीछे टाइपिंग कर चुके होते हैं उसी के बेसिस पे आगे मतलब सजेस्ट होता है हमको, तो उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? ए फाइल और टेबल विच स्टोर्स डिटेल अबाउट अदर डेटा, लाइक डिक्शनरी कीप्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स, डेटा डिक्शनरी कीप्स मीनिंग ऑफ डेटा। ये थोड़ा सा समझाने वाला पॉइंट है, समझना ध्यान से। जैसे मैंने भी बोला, अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में बनाया नेम के अंदर मैंने मेरा नेम लिख दिया। ठीक है, तो नेम एक खुद वेरिएबल है जो कि एक वर्ड है, नेम एक खुद वर्ड है ना, NAME, नेम एक वर्ड है, उसके अंदर मैंने मेरा डेटा स्टोर कर दिया MD फारूक खान। तो मेरे नेम में भी अल्फ़ाबेट्स हैं, MD ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं, फारूक ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। या फिर जो मैंने एज बताया, एज एक वेरिएबल है, उसमें भी एक अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया 20, जैसे मेरे एज 20 है तो मैंने 20 डेटा स्टोर कर दिया। तो एज एक खुद मतलब वर्ड है, AGE अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, उसके अंदर डेटा डाला है 19 या फिर 20, तो वो एक मतलब न्यूमेरिकल डेटा डाल गया उसके अंदर। तो डेटा डिक्शनरी का मतलब यही होता है कि किसी डेटा का मतलब कोई और डेटा होता है। अगर आगे फ्यूचर में मैं कभी भी नेम और एज प्रिंट करूँगा तो मेरा नेम जो भी है, मेरी जो एज है वो प्रिंट हो जाएगी नीचे, क्योंकि मैंने ऊपर डेटा के नेम पे मतलब असाइन कर दिया है कि नेम की जगह पे ये बोलना है और एज की जगह पे ये बोलना है। तो आगे मैं फ्यूचर में बस बोलूँगा मेरे नेम और एज बताओ, तो वो मेरे को खोज के बता देगा कि नेम पे क्या डेटा डाला हुआ था, एज पे क्या डेटा डाला हुआ था।
तो वही बोल रहे हैं कि अलग अलग डेटा का अलग मीनिंग खुद से क्रिएट जो हो जाता है उसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। तो इस तरह से डेटा डिक्शनरी काम करता है। एंड पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट कुछ भी आप सीखोगे तो उसमें अलग अलग वर्ड्स के अलग मीनिंग होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसी चीज़ को लिखा गया है, ठीक है, डेटा डिक्शनरी। लाइक डिक्शनरी कीप्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स, डेटा डिक्शनरी कीप्स मीनिंग ऑफ डेटा, ठीक है। आई होप यू गेट इट। उसके बाद है ISO OSI मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ 7 लेयर्स, ये 7 लेयर्स पे होता है। सेंड रिसीव डेटा ओवर नेटवर्क, ईच लेयर हैज़ स्पेसिफिक वर्क, सेंडिंग, रूटिंग, कन्वर्टिंग। जैसे TCP IP मॉडल था ना, वैसा ये भी है। TCP IP मॉडल एंड ISO OSI मॉडल मैंने अभी रिसेंट किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, शायद मैंने दूसरे चैनल पे किया होगा। बहुत ही ईजी से टॉपिक है ये भी। OSI ISO मॉडल, ये 7 लेयर्स होते हैं इसमें, एंड TCP IP में 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी लेयर्स होते हैं, देख लेना ChatGPT पे। उसके बाद एरे क्या होता है, एरे देख लेना, उसका डेफिनेशन ये है। एंड आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो डेफिनेशन एरे का है, बस इनफ, इतनी ही डेफिनेशन है टोटल। आई गेस 15 to 16 होंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 2023, 2022, 2019, 70 मार्क्स कन्फर्म 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 है इन टॉपिक्स से, ठीक है। अगर तुमने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए तो 50% मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं 50 मार्क्स। तुम किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, इतने टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अभी कोई भी कन्फ्यूज़न है वीडियो में, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को फिर से देखो, समझो, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने टॉपिक्स इनफ हैं। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ये थे कंप्लीट वन शॉट्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट BCE। आई डोंट थिंक कोई कन्फ्यूज़न एंड डाउट होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न एंड डाउट है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना। एंड इस व्हाट्सएप चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद, या फिर आई डोंट नो। बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना।